गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे जाएंगे, या किसी एक वेक्टर ए को जो कि किसी एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा हुआ है उसको दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखा जाएगा। किसी वेक्टर को, वेक्टर फील्ड को जो कि एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है उसे दूसरे कोऑर्डिनेट में कैसे लिखेंगे, आज ये हम देखेंगे। तो बेसिकली आपके पास थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े होंगे आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल में। पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा आपने 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकंड आपने पढ़ा होगा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड थर्ड आपने पढ़ा होगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब अगर आपको कोई वेक्टर फील्ड या वेक्टर 3D सिस्टम में, 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है तो उसको आप स्फेरिकल पोलर में कैसे लिखेंगे और सिलेंड्रिकल को कैसे लिखेंगे, ये आज हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से। ये आपने पढ़ा हुआ है इसलिए पहले इसी से शुरुआत करते हैं। उसके बाद फिर हम स्फेरिकल पोलर देखेंगे एंड देन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे। तो 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो आपके पास थ्री डायमेंशनल, मतलब 3D का मतलब यहाँ पे थ्री डायमेंशन है। ठीक है, आपको पता भी होगा। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं इसको, या ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। एक्स वाई जेड तीन एक्सेस है, तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसीलिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, आपका जो जेड की डायरेक्शन आएगी वो एक्स क्रॉस वाई से कैसे आएगी। अगर आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को एक्स से वाई की तरफ ले जाएं तो जो आपका थंब देगा वो जेड की डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो एक्स वाई जेड कहीं भी नहीं लिख सकते आप। ऐसे नहीं कि रेंडमली इसको आप एक्स बोल देंगे, ठीक है, इसको वाई बोल दो, इसको एक्स बोल दो, इसको जेड बोल दो, तो ऐसे रेंडमली कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको जेड बोल दो, इसको वाई बोल दो, इसको एक्स बोल दो। ठीक है, या इसको वाई बोल दो, इसको जेड बोल दो, इसको एक्स बोल दो। ऐसे रेंडमली कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। एक्स क्रॉस वाई जेड देगा, मतलब एक्स से वाई की तरफ फिंगर्स को रोटेट करोगे तो जो थंब की डायरेक्शन है वो जेड होगी, तो वो राइट कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम गलत लिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गई एक्स वाई जेड की डायरेक्शन से रिलेटेड बातें, कि एक्स कौन सी डायरेक्शन में आएगा, वाई कौन सी डायरेक्शन में आएगा, जेड कौन सी डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। लेट पी बी एनी पॉइंट एनी पॉइंट इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस represented by a position vector OP, ठीक है, इज इक्वल टू आर। तो ये एक पी पॉइंट है
3D स्पेस में, जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है, और जो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस है वो आर है। अच्छा, एक चीज हो, फॉर डिफरेंट पॉइंट्स, अगर अलग पॉइंट ले लेंगे, फॉर डिफरेंट पॉइंट्स वी हैव डिफरेंट पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है। अगर ये पी की जगह यहाँ पे आप क्यू ले लो, उसके कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश हो जाएंगे। ठीक है। तो अब आपका पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा। अगर इसको आर डैश, इसको आर माना है तो ये आर डैश हो जाएगा। ठीक है। तो हर डिफरेंट पॉइंट्स के लिए जो आपका पोजीशन वेक्टर है वो डिफरेंट आएगा। ठीक है। अब ये जो आर है पोजीशन वेक्टर, इसको कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है, ये एक्स वाई जेड क्या है? ये एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट है आपके, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे। जैसे अगर मैं 2D में आपको समझाऊं, तो ये अगर आपका पी पॉइंट है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये आपका आर वेक्टर है। तो ये आर वेक्टर कैसे लिखा जाता था? ये आर वेक्टर लिखा जाता था, एक्स एक्सिस पे ये जितना इंटरसेप्ट बनाएगा, मतलब यहाँ से एक परपेंडिकुलर डायरेक्ट, तो ये जो इंटरसेप्ट है, ये इनटू यूनिट वेक्टर, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो या तो एक्स कैप से डिनोट कर दो या आई कैप से डिनोट कर दो, प्लस इसका वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट, तो वाई इंटू वाई कैप और जे कैप, तो ये आपका हो जाएगा एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप। तो ऐसे 3D में भी होगा ऐसी। तो जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट लेंगे, ये जेड, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे ड्रॉ करोगे, और इस प्रोजेक्शन से इसका इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे लोगे और इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे लोगे। ये वाई, ये आपका एक्स। ठीक है। तो आर वेक्टर हो जाएगा एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, और एक्स एक्स कैप, वाई वाई कैप, जेड जेड कैप। एक्स कैप वाई कैप जेड कैप यूनिट वेक्टर्स है, और मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ यूनिट वेक्टर्स के बारे में, यूनिट वेक्टर्स क्या होता है। ठीक है। यूनिट वेक्टर्स वो सारे वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और उनकी डायरेक्शन हमेशा उनके इंक्रीजिंग कोऑर्डिनेट्स के डायरेक्शन में होती है। जिस डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट इंक्रीज कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ठीक है। तो अगर इस पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाला जाए तो वो क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड, या ये वेक्टर, किसी भी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? उसका मैग्नीट्यूड इंटू उसकी डायरेक्शन। तो यहाँ से आर कैप क्या आ जाएगा? वेक्टर आर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो वेक्टर आर कितना है? एक्स एक्स कैप, वाई वाई कैप, जेड जेड कैप, मैग्नीट्यूड एक्स कैप के इंटरसेप्ट का स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो, अब हम 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में इनका लाइन वेक्टर, एरिया वेक्टर और वॉल्यूम वेक्टर लिखेंगे। ठीक है। लाइन वेक्टर को ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है। तो अगर लाइन वेक्टर की हम बात करें या लेंथ एलिमेंट की बात करें, लेंथ एलिमेंट और लाइन एलिमेंट, ठीक है, डीएल से डिनोट करेंगे। ठीक है। इसको ही इनफाइनाइटिसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हैं।
तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो, लेट पी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट थे, चेंजेस टू क्यू एक्स प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, जेड प्लस डी जेड। क्लियर है? तो जो तुम्हारा पी पोजीशन वेक्टर है वो पी से क्यू पे आ गया यहाँ पे। और क्यू के क्या कोऑर्डिनेट है, एक्स प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, जेड प्लस डी जेड। ठीक है। तो ये जो स्मॉल चेंज आया है डीएल का, इस डीएल को कैसे लिखेंगे? तो ये आपका हो जाएगा डी एक्स एक्स कैप, डी वाई वाई कैप, डी जेड जेड कैप। ठीक है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेंथ एलिमेंट और लाइन एलिमेंट है 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्लियर है? अगर कहीं पे भी डीएल लिखना है वेक्टर, तो आपको लिखना है चेंज इन एक्स डायरेक्शन इनटू एक्स कैप प्लस चेंज इन वाई डायरेक्शन इनटू वाई कैप प्लस चेंज इन जेड डायरेक्शन इनटू जेड कैप, डी जेड इंटू जेड कैप। क्लियर? तो एक्स डायरेक्शन में चेंज डी एक्स है, वाई डायरेक्शन में डी वाई है, जेड डायरेक्शन में डी जेड है। तो ये हो गया आपका लाइन एलिमेंट। अब हम देखेंगे एरिया एलिमेंट। एरिया एलिमेंट और सरफेस एलिमेंट। ठीक है। तो आप एक क्यूब कंसिडर करो। कंसिडर एन एलिमेंटल क्यूब। ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये आपकी जेड एक्सिस हो गई। तो ये आपका हो गया ओरिजिन 0 0 0। इस क्यूब के जो डायमेंशन है वो लेंथ ब्रेथ यूनिट डायमेंशन है। ठीक है। मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट सब वन वन है। लेंथ वन, ब्रेथ वन, हाइट वन। तो मतलब एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो वन है, वाई एक्सिस पे वन है, जेड एक्सिस पे भी वन है। ठीक है। अब दो चीजें याद रखना। ठीक है। आप पढ़ोगे, एक पढ़ोगे क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, एक आप पढ़ोगे ओपन सरफेस। ठीक है। आगे जब डाइवर्जेंस कर्ल और ग्रेडियंट पढ़ोगे या सरफेस इंटीग्रल पढ़ोगे, लाइन इंटीग्रल पढ़ोगे, वॉल्यूम इंटीग्रल पढ़ोगे, तो दो टाइप के सरफेस आएंगे आपके पास, एक क्लोज्ड सरफेस, एक ओपन सरफेस। तो क्लोज्ड सरफेस के बारे में क्या होगा? ठीक है, देखो, एनी वॉल्यूम, एनी वॉल्यूम इज, ये कहाँ पे आएगा क्लोज सरफेस उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। एनी वॉल्यूम इज सराउंडेड बाय, सराउंडेड बाय क्लोज्ड सरफेस। ठीक है। जैसे इस क्यूब की अगर मैं बात करूं, तो दिस क्यूब इज सराउंडेड बाय कितने सरफेस? 6 सरफेसेस।
क्लियर है? तो हर एक वॉल्यूम क्लोज्ड सरफेस से सराउंड होगा। अब अगर ओपन सरफेस की बात बात करूं, तो एनी ओपन सरफेस, एनी ओपन सरफेस इज सराउंडेड बाय क्लोज्ड लाइन। जैसे ओपन सरफेस क्या होगा आपका? ओपन सरफेस आपका रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये सारे क्या हैं आपके? रेक्टेंगल और स्क्वायर ओपन सरफेस है। तो देखो, ओपन सरफेस इज सराउंडेड बाय क्लोज्ड लाइन। एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये, एक ये, ठीक है। तो क्लोज्ड सरफेस सराउंड्स अ वॉल्यूम एंड ओपन सरफेस इज सराउंडेड बाय क्लोज्ड लाइंस। तो ये बात आप याद रखना। अब सरफेस एलिमेंट की बात करते हैं। तो जितने सरफेस होंगे उतने ही सरफेस एलिमेंट होंगे। तो अगर पहले सरफेस की मैं बात करूं, तो एक आपका सरफेस आ गया ये। देखो, 6 सरफेस कौन कौन से हैं? एक आपका ये सरफेस है, ठीक है। दूसरा आपका आ गया, ये सरफेस आ गया, ठीक है। तीसरा आपका सरफेस आ गया, तीसरा आपका ये ऊपर वाला सरफेस आ गया। चौथा आपका आ गया ये नीचे वाला। पांचवा आपका सरफेस आ गया ये बैक वाला, ठीक है। और छठा आपका सरफेस आ गया ये जो फ्रंट में है। दो सरफेस होंगे ना, एक बैक वाला एक फ्रंट वाला। तो एक एक्स इज इक्वल टू 1 वाला, ये एक्स इज इक्वल टू 0। ऐसे ही ये y इज इक्वल टू 0, ये y इज इक्वल टू 1। एंड सिमिलरली दिस इज z इज इक्वल टू 1 एंड दिस विल बी z इज इक्वल टू 0। तो 6 सरफेस क्लियर हो गए। अब हर एक सरफेस के लिए सरफेस एरिया एलिमेंट लिख लो। तो सरफेस एरिया एलिमेंट लिखेंगे, तो सबसे पहले DA1 लिखेंगे। तो DA1 लिखेंगे किसके लिए? x इज इक्वल टू 0। आपको पता है एरिया वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो अब अगर मैं x इज इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूं, मतलब ये पीछे वाला एरिया है। तो x इज इक्वल टू 0 पे क्या है? x इज इक्वल टू 0 पे आपका x तो फिक्स हो गया। तो वेरी क्या कर रहा है? ये देखो, ये कौन सी डायरेक्शन है? ये y डायरेक्शन है। तो y डायरेक्शन आपकी वेरी कर रही है। और कौन सी डायरेक्शन वेरी कर रही है? ये z है। इन दोनों को मिला के ही आपका बना हुआ है ये z, और ये y। इन दोनों को मिला के ही आपका ये बना है, ठीक है। तो जो वेरिएबल होंगे उन्हीं को इंटीग्रेट, उन्हीं को लिखोगे। तो एरिया कितना आ जाएगा आपका? dx इंटू डी वाई। अब डायरेक्शन कौन सी होगी? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होती है। तो इसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन जाएगी जो आउटवर्ड होगी? अगर इधर बात करूं तो ये क्यूब के अंदर आ जाएगा। तो आउटवर्ड डायरेक्शन कौन सी होगी? ये कौन सी डायरेक्शन है? अगर ये प्लस एक्स कैप है, तो ये आपकी डायरेक्शन हो गई माइनस एक्स कैप। तो डी एक्स डी वाई माइनस एक्स कैप। अब x इज इक्वल टू 1 के लिए बात करेंगे, तो DA2 हो जाएगा आपका। x इज इक्वल टू 1 कौन सा है? ये, ठीक है। ये एरिया। अब इसमें भी क्या क्या वेरी कर रहा है? z वेरी कर रहा है, और ये y वेरी कर रहा है। तो dx dy, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इसके आउटवर्ड, इस क्यूब के आउटवर्ड ये डायरेक्शन है। और ये कौन सी डायरेक्शन है? एक्स कैप। क्लियर है? अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है।
मन में डाउट मत रखना बस। ठीक है, क्योंकि यहां से अगर डाउट लेके गए तो कहीं क्लियर नहीं होगा। अब आपका जो थर्ड एरिया एलिमेंट है DA3, वो y इज इक्वल टू 0 के लिए ले लो। तो y इज इक्वल टू 0 कौन सा है? ये वाला प्लेन, ये। ठीक है, ये वाला प्लेन। तो इसमें क्या क्या वेरी कर रहा है आपका? ये x वेरी कर रहा है और ये z वेरी कर रहा है। तो x और z, तो लिखो x और z। डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड कौन सा है? ये। अगर ये y डायरेक्शन है, प्लस y है, तो ये कौन सी हो जाएगी? माइनस वाई कैप। तो माइनस वाई कैप। ऐसे ही y इज इक्वल टू 1 के लिए लिखोगे DA4। तो y इज इक्वल टू 1 कौन सा है? ये वाला प्लेन। ठीक है, ये वाला प्लेन कौन, क्या क्या वेरी कर रहा है? x वेरी कर रहा है। ये देखो, ये डायरेक्शन x है, ये डायरेक्शन z है। तो x और z, तो dx dz, ये z है बेटा। ठीक है। अब डायरेक्शन एरिया वेक्टर के आउटवर्ड, तो ये डायरेक्शन कौन सी है? y कैप प्लस। ठीक है। अब नेक्स्ट एरिया वेक्टर लिखेंगे। ठीक है, z इज इक्वल टू 0 के लिए लिखो। ठीक है, z इज इक्वल टू 0 कौन सा प्लेन है? ये। ठीक है। अब देखो, इस प्लेन में क्या क्या वेरी कर रहा है? ये कौन सी डायरेक्शन है? y। ये कौन सी डायरेक्शन है? y। ये कौन सी डायरेक्शन है? x। ये कौन सी डायरेक्शन है? x। तो क्या क्या वेरी कर रहा है? x और y। तो DA5 आ जाएगा आपका x और y। और इसके परपेंडिकुलर कौन सा? ये वाली डायरेक्शन, आउटवर्ड परपेंडिकुलर। अगर ये प्लस जेड कैप है, अगर ये प्लस जेड कैप है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? माइनस जेड कैप। तो लिखो माइनस जेड कैप। ऐसे ही z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। आपका DA6 कौन सा होगा? +1। z इज इक्वल टू 1 वाला, ये वाला एरिया। ठीक है। तो कौन कौन सा वेरी कर रहा है? ये डायरेक्शन y, ये डायरेक्शन x। क्लियर है? तो dx dy, डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कौन सी है? प्लस जेड कैप। क्लियर है? तो आई होप आपको एरिया एलिमेंट लिखने आ गए होंगे। किसी का भी एरिया एलिमेंट आएगा, आप लिख दोगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम देखेंगे वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, वॉल्यूम एलिमेंट। देखो, वॉल्यूम एलिमेंट डीवी, इसका फॉर्मूला होता है DL x डॉट DLy क्रॉस DLz। तो DL x कितना था? dx इंटू एक्स कैप, पीछे जाके देखना आप, है ना। डॉट DY y कैप क्रॉस DZ z कैप। y कैप क्रॉस z कैप, x कैप आएगा, अभी बताता हूँ आगे। ठीक है। देखो, जब हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे थे दो वेक्टर्स की, तब मैंने आपको बताया था कि एक्स कैप क्रॉस एक्स कैप, वाई कैप क्रॉस वाई कैप इज इक्वल टू जेड क्रॉस कैप, जेड कैप क्रॉस जेड कैप 0 देता है। और एक्स कैप एक्स क्रॉस वाई कैप जेड कैप देता है। वाई कैप क्रॉस जेड कैप एक्स कैप देता है। और जेड कैप क्रॉस एक्स कैप वाई कैप देता है। ठीक है, ये साइक्लिक ऑर्डर में मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स, ये आपका वाई, ये आपका जेड। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो एक्स क्रॉस वाई जेड देगा, वाई क्रॉस जेड एक्स देगा, जेड क्रॉस एक्स। ठीक है।
तो वाई कैप क्रॉस जेड कैप एक्स कैप देगा, तो डी एक्स एक्स कैप डॉट डी वाई डी जेड एक्स कैप डी एक्स डी वाई डी जेड एक्स कैप डॉट एक्स कैप वन। ये जब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कराया था तब बताया था। एक्स कैप डॉट एक्स कैप इज इक्वल टू वाई कैप डॉट वाई कैप इज इक्वल टू जेड कैप डॉट जेड कैप। प्रीवियस लेक्चर में जाके देख लेना, वहां पे बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, वन होता है। तो ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकेंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखिए आप एक स्फेयर इमेजिन कीजिए। ठीक है, जिसके सेंटर आपका ओरिजिन होगा, और इस सेंटर से आप अपना 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ कीजिए। ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये आपका कोई पॉइंट पी है। ठीक है, अब देखो लेट पी बी द पॉइंट विच ऑलवेज remains on the surface of sphere। ठीक है, पी एक ऐसा पॉइंट है जो हमेशा सरफेस तक रहता है, और ओरिजिन से लेके पी तक की डिस्टेंस अभी आर बताई थी। ठीक है, ये आर क्यों थी, ये इसीलिए थी। अब देखो सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक जा रहा है, तो ये क्या डिस्टेंस हुई, कोई भी डिस्टेंस जो सेंटर से सरकमफेरेंस तक है वो क्या होती है, वो रेडियस होती है। ठीक है, तो ओपी वेक्टर किसको डिनोट कर रहा है, ओपी वेक्टर आपको रेडियस को डिनोट कर रहा है, रेडियस ऑफ द स्फेयर। क्लियर। अब पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके वो होंगे आर थीटा फाई। जैसे वहां पे एक्स वाई जेड था, ऐसे ही यहाँ पे आर थीटा और फाई होगा। ठीक है, अब अगर आर थीटा फाइन को डिफाइन करें, तो आर तो मैं पहले ही डिफाइन कर चुका हूं, आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब सेकंड थीटा डिफाइन करेंगे, थीटा आपका होगा रेडियस वेक्टर। ठीक है, रेडियस वेक्टर मेक्स एन एंगल, मेक्स एन एंगल थीटा विद जेड एक्सिस। तो थीटा क्या है, थीटा जो रेडियस वेक्टर, ठीक है, जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो थीटा है। आर यहां लिख दो। ठीक है, ये थीटा है, तो ये रेडियस वेक्टर है, ये जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो आपका थीटा है। ठीक है, अब देखो उसके बाद फाई भी है, तो फाई को डिफाइन करेंगे, फाई को क्या डिफाइन करेंगे, प्लेन कंटेनिंग आर cos थीटा एंड आर sin थीटा, प्लेन मेक्स एन एंगल, फाई विद एक्स एक्सिस। अब देखो ये क्या है, इसको समझने के लिए आप एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करो।
ठीक है, इस एक्सिस एक्स वाई प्लेन पे। अब एक्स वाई प्लेन पे आपने प्रोजेक्शन ड्रॉ करा। अब देखो, जैसे यहाँ पे हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जब आपको कराया था, उसमें आपको बताया था कि ये वेक्टर है ए, अगर इस वेक्टर को रिजोल्व करना है एक्स और वाई डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन को क्या लिखेंगे, ए कॉस ऑफ थीटा, जिसके साथ एंगल बन रहा है उसका कॉस। तो जिसके साथ एंगल बन रहा है उसका कॉस, एंगल बन रहा है जेड के साथ, तो जेड का कॉस। तो ये आ जाएगा आर कॉस ऑफ थीटा। अब एक एंगल तो बना रहा है ये जेड के साथ, दूसरा एंगल बनाएगा प्लेन के साथ। ये थ्री डी है, ठीक है। तो थ्री डी में जो दूसरी डायरेक्शन आएगी वो आपकी सिंपल ये एक्सिस नहीं आएगी, अब एक प्लेन आएगा। ठीक है, वो प्लेन कौन सा है, वो ये प्लेन है जो कंसिस्ट करेगा ऐसे। तो ये अगर आर कोस थीटा है, तो ये जो लाइन है ये कितनी हो गई, आर साइन थीटा। ठीक है, तो ये प्लेन बन गया आपका आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, ये आर साइन थीटा, आर कोस थीटा। तो ये एंगल, देखो, ये प्लेन अब ये एंगल बनाएगा फाई, तो इसको बोला है फाई। ये जो प्लेन है पूरा, ये जो प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन, ये प्लेन जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, उसको बोला है फाई। क्लियर है? अब देखो, अब एक्स, अगर आर थीटा और फाई के बारे में क्लियर हैं चीजें, तो अब आर थीटा और फाई की लिमिट डिफाइन कर देते हैं। देखो, वहां पे लिमिट एक्स एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे इसलिए बताई थी क्योंकि एक्स वाई जेड पे लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक रहती है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा सकती है। अब अगर यहाँ पे लिमिट्स की बात करें, लिमिट्स ऑन आर थीटा एंड फाई, आर पे लिमिट क्या रहेगी, ठीक है, आर पे आपकी लिमिट रहेगी, अगर आर पे लिमिट की बात करें, ठीक है, आर रेडियस है, तो रेडियस कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो रेडियस आपकी जीरो भी हो सकती है पॉइंट पार्टिकल के लिए, और मैक्सिमम मैक्सिमम गैलेक्सीज की अगर रेडियस की बात करें तो वो इन्फिनिटी के आसपास हो सकती है। ठीक है, थीटा की अगर बात करें, तो थीटा पे लिमिट देखो, थीटा क्या है, थीटा आपका ये एंगल है जो रेडियस वेक्टर बना रहा है। अब देखो, ये प्लस जेड कैप है, ये माइनस जेड कैप है, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, ये रेडियस वेक्टर ऐसे है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आ सकता है आपका। एक सेकेंड, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। देखो, ये जो रेडियस वेक्टर है ये थीटा एंगल बना रहा है इस एक्सिस से। ठीक है, अब ये रेडियस वेक्टर कितना घूम सकता है, ये यहाँ से लेके ऐसे घूम सकता है, यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा एंगल कितना हो गया, 180। अब देखो, अगर ये इस तरफ गया, तो अगर इस तरफ गया तो यहाँ पे आके यहाँ आ गया, तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये थीटा ही तो है। क्या बोल रखा है, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, तो जेड एक्सिस के साथ ये जेड एक्सिस है, इसके साथ कितना एंगल बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक है, तो कितना होगा, 0 to पाई। ऐसे ही फाई, फाई कितना एंगल बनाएगा, फाई का क्या लिमिट होगी, देखो ये फाई है पूरा, तो ये प्लेन है, एक्स वाई प्लेन पे एंगल बन रहा है, तो एक्स वाई प्लेन पे कितना एंगल बन सकता है पूरा, एक प्लेन पे कितना एंगल घूम सकता है, ये पूरा 360। तो 0 to 2 पाई। क्लियर है? अब देखो, अगर ये क्लियर हो गया, तो अब हम एक्स वाई और जेड डिफाइन कर देते हैं। देखो, एक्स को, वाई को और जेड को, तो सबसे पहले आप जेड देखो, तो जेड को क्या लिख सकते हैं, अभी तो बताया, ये जेड एक्सिस है, ये कितनी लिखी हुई है, आर कोस थीटा। ठीक है, अब ये आर साइन थीटा है,
आर साइन थीटा का मतलब इस पे इंटरसेप्ट कितना आएगा, आर साइन थीटा, और इसका कोस जिसके साथ एंगल बन रहा है उसका कोस। तो आर साइन थीटा कोस फाई, और वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट आएगा, आर साइन थीटा साइन फाई। ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आया कैसे लिखा है तो बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा, है ना। ठीक है। चलो एक बार और बता देता हूँ। देखो ये जैसे यहाँ पे लिखा था ना, ये ए साइन ए कोस थीटा, ए साइन थीटा, तो ऐसे ही लिख रहे हैं। ये लाइन कितनी है, थीटा एंगल बना रहा है, ये है। तो कितना आ गया, ये आर कोस ऑफ थीटा, ये आर कोस थीटा है, तो ये कितना हो गया, आर साइन थीटा। ये आर साइन थीटा है, तो आर साइन थीटा का इस पे प्रोजेक्शन, अब आर का प्रोजेक्शन नहीं देखना, आर साइन थीटा का देखना है। तो आर साइन थीटा का इसका कोस, आर साइन थीटा कॉस ऑफ फाइव। फिर इस पे देखेंगे, तो अगर इसके एक्स के इसके साथ कॉस है तो इसके साथ साइन आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा था। वाई का क्या आता था, आर ए साइन थीटा, ऐसे लिखा है। ठीक है। अब एक्स वाई जेड डिफाइन हो गए। आर को कैसे लिखोगे, अब आर का अगर कैलकुलेट करोगे, ठीक है, यहां से आर कैलकुलेट करोगे तो आर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, करके देखना यही आएगा। ठीक है। थीटा को लिखोगे, थीटा क्या लिख सकते हो, थीटा आपका आ जाएगा, जस्ट थीटा आपका आएगा कॉस इनवर्स जेड बाय आर, और फाई आपका हो जाएगा टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। क्लियर है। अब अगर ये क्लियर है तो अब हम लाइन एलिमेंट देख लेते हैं, सरफेस एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट। तो लाइन एलिमेंट देखेंगे। लाइन एलिमेंट के लिए क्या बताया था, आपको लाइन एलिमेंट के लिए बताया था कि डीएल क्या होगा, डीएल एक्स वाई जेड में चेंज कितना आ रहा है, डीएल एक्स, डीएल वाई, डीएल जेड। अब देखो वहां पे एक्स वाई जेड इसलिए था क्योंकि आपके पास कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट थे। ठीक है। तो इसलिए एक्स वाई जेड लिखा था। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो यहाँ पे कौन से कोऑर्डिनेट है, आर थीटा फाई। तो आर थीटा फाई में चेंज कितना होगा, तो यहाँ पे कर लेना कि लेट पॉइंट पी आर थीटा फाई चेंजेस टू क्यू आर प्लस डी आर थीटा प्लस डी थीटा फाई प्लस डी फाई। देखो, देखो यहाँ पे ये पी पॉइंट था, अब यहां से उठ के यहाँ आ गए क्यू पॉइंट पे, आर प्लस डी आर थीटा प्लस डी थीटा फाइव प्लस डी फाइव। तो यहाँ पे आए तो ये जो चेंज आया ना, ये डीएल है लाइन एलिमेंट। ये आपका हो गया आर, ठीक है, आर प्लस डी आर। अब अगर ये आया तो अब थीटा कितना हो गया, ये हो गया, तो ये जो चेंज आया ये डी थीटा है। अब इसका प्रोजेक्शन यहाँ पाएगा। अब ये कितना एंगल बना रहा है, पहले ये एंगल बन रहा था, अब ये एंगल बन रहा है, तो ये जो एंगल चेंज आया वो डी फाइव। क्लियर है। ठीक है। तो डीएल कितना लिखेंगे, आर में चेंज कितना आएगा, डी आर आर कैप प्लस थीटा में जो चेंज आएगा, अब देखो थीटा में कितना चेंज आएगा, ये आर था ई पॉइंट पे, ये क्यू था,
ये डीएल थीटा है, ये थीटा है। तो आपको डीएल थीटा चाहिए। तो डीएल थीटा कितना होगा? अब एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो आर्क ये है, डीएल थीटा, आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस कितनी है आर, इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा चेंज कितना था, डी थीटा। तो यहां से डीएल थीटा कितना आ जाएगा, आर डी थीटा। तो ये आ जाएगा आर डी थीटा, थीटा क्या, ऐसे ही डीएल फाई आ जाएगा। अब डीएल फाई में चेंज देखो, ये कितना है, आर साइन थीटा, वो जो था, देखो यहाँ देखो, ये जो था, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं ना इसका। तो ये कितना था, आर साइन थीटा ही तो था, रेडियस था। ठीक है, तो आर साइन थीटा, ये डीएल फाई, ये चेंज डीएल फाई, कितना आ जाएगा डीएल फाई, आर साइन थीटा डी फाई, आर साइन थीटा डी फाई। ये आपका लाइन एलिमेंट आ गया स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। क्लियर है? अब देखो, अगर ये क्लियर है तो अब एरिया एलिमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, अब एरिया एलिमेंट जैसे वहां पे लिखा था ना, एक चीज कांस्टेंट थी और बाकी सब चीजें चेंज कर दी। जैसे कुछ एक एक एरिया पे एक्स कांस्टेंट था, एक्स जीरो और एक्स वन। ऐसे ही कभी वाई कांस्टेंट था, वाई जीरो वाई वन। ऐसे ही कहीं जेड कांस्टेंट था, जेड जीरो जेड वन। ऐसे ही यहाँ पे भी कांस्टेंट होगा एरिया एलिमेंट में। ठीक है, तो एरिया एलिमेंट में, तो जब आपका अगर आर कांस्टेंट है, ठीक है, तब आपका एरिया एलिमेंट क्या आएगा, उसको डिनोट करेंगे। अच्छा, एरिया को डीएस से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, तो डी ए आर लिखो या डी एस आर लिखो, एक ही बात है। तो अब लिख, जो चीज कांस्टेंट है वो तो चेंज नहीं होगी। तो चेंज क्या होगा, डीएल थीटा इंटू डीएल फाई, जैसा वहां पे लिख रहे थे, डीएल एक्स क्रॉस डीएल वाई। तो डीएल थीटा कितना है, आर डी थीटा, थीटा कैप क्रॉस डीएल फाई कितना हो गया, आर साइन थीटा डी फाई, फाई कैप। तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, थीटा कैप क्रॉस फाई कैप। अब देखो, जैसे वहां पे एक्स को क्रॉस प्रोडक्ट वहां पे लिखाया था, ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। ये चीजें याद रखना, आर कैप डॉट आर कैप, थीटा कैप डॉट थीटा कैप, फाई कैप डॉट फाई कैप, ये वन होता है। आर कैप डॉट थीटा कैप, थीटा कैप डॉट फाई कैप डॉट आर कैप इज इक्वल टू जीरो। आर कैप क्रॉस आर कैप, थीटा कैप क्रॉस थीटा कैप, फाई कैप क्रॉस फाई कैप, ये भी जीरो होता है। और आर कैप क्रॉस थीटा कैप फाई कैप होता है, थीटा कैप क्रॉस फाई कैप आर कैप होता है, और फाई कैप क्रॉस आर कैप थीटा कैप। तो थीटा कैप क्रॉस फाई कैप कितना आ जाएगा, आर कैप। तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई इज इक्वल टू आर कैप। तो ये जो डी एस आर है या डी ए आर है, ये कौन सा एरिया हुआ आपका, देखो ये जो स्फेयर है ना, ये स्फेयर है, ये रेडियस है आर।
अब रेडियस क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट जब रेडियस है तो आपका पार्टिकल कहाँ घूमता रहेगा, यहीं पे घूमता रहेगा, है ना, अंदर तो जाएगा नहीं। ये तो यहाँ पे ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है, और या फिर ऐसे घूमता रहेगा, या फिर ऐसे भी तो घूमता रहेगा, है ना। ये 3D है, ठीक है, ऐसे भी तो घूमता रहेगा सरफेस क्राउन। तो या तो ऐसे घूमता रहेगा या ऐसे घूमता रहेगा। तो ये फाई हो गया और ये थीटा हो गया। ऐसे जब ऐसे घूम रहा है तो थीटा, और ऐसे घूम रहा है तो फाई। तो थीटा भी वेरी हो रहा है और फाई भी वेरी हो रहा है। तो ये कौन सा एरिया हुआ, ये कर्ड सरफेस एरिया बोलते हैं इसको, पढ़ा होगा, जो बाहर बाहर का एरिया है, ठीक है। और इस पे डायरेक्शन कौन सी है, आर कैप। हर पॉइंट पे, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आर कैप, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आर कैप, ठीक है। तो आपका आर इज इक्वल टू कैपिटल आर वाला एरिया कंप्लीट हो गया। सेकंड देखो, जब थीटा कांस्टेंट है तो थीटा इज इक्वल टू, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू इमेजिन कर लो। मैं थीटा को पाई बाय टू इमेजिन कर लेता हूँ, क्योंकि साइन थीटा मैक्सिमम दे देगा पाई बाय टू 1, ठीक है। आप चाहें तो और भी कुछ ले सकते हैं, बस आप वैल्यू में चेंज आएगा आपकी, और कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू। तो इसके लिए क्या आएगा, आप डी एस थीटा लिख सकते हो या डी ए थीटा लिख सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा, डी एल आर क्रॉस डी एल फाई। तो डी एल आर कितना है, डी आर आर कैप क्रॉस डी एल फाई कितना है, आर साइन थीटा डी फाई। तो डी आर आर साइन थीटा डी फाई आर कैप क्रॉस फाई कैप। तो ये कितना जाएगा, आर साइन थीटा डी आर डी फाई आर कैप क्रॉस फाई कैप, थीटा कैप, और साइन थीटा कितना है, पाई बाय टू, तो 1 हो जाएगा। तो ये आ गया आर डी फाई, क्लियर, थीटा कैप। तो ये कौन सा एरिया हो गया आपका, थीटा कांस्टेंट है। तो कोई भी एक थीटा कांस्टेंट मान लो, जैसे पाई बाय टू पे पाई बाय टू बना है ना, तो थीटा पाई बाय टू ये वाला एरिया होगा, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट हो गया। तो क्या वेरी करेगा, ये वेरी करेगा, आर वेरी करेगा, और फाई वेरी करेगा। तो ये, फिर ये, फिर ये। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका कि डिस्क आ जाएगी, ठीक है। फाई वेरी कर रहा है, आर वेरी करता जा रहा है। तो ये आ गया थीटा कांस्टेंट के लिए, ठीक है। तो कैसी शेप आ जाएगी, डिस्क। यहाँ कैसी आ रही थी, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर के लिए कार्ड सरफेस एरिया, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड आपका होगा जब फाई कांस्टेंट है आपका, ठीक है। तो फाई कांस्टेंट है तो डी एस फाई आ जाएगा, डी एल आर क्रॉस डी एल थीटा। तो डी आर आर डी थीटा, अच्छा वो लिख लेना, आर कैप क्रॉस थीटा कैप, आर कैप को थीटा कैप फाई कैप दे देगा। तो रुको मैं लिखाई देता हूँ, डी आर आर कैप क्रॉस आर डी थीटा थीटा कैप, आर डी आर डी थीटा, आर कैप क्रॉस थीटा कैप, आर डी आर डी थीटा फाई कैप, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका, आपका फाई कांस्टेंट है,
तो किसी एक पर्टिकुलर पे फाई कांस्टेंट है और थीटा और आर वेरी कर रहे हैं, तो किस टाइप का स्ट्रक्चर आएगा? तो ये आपका आ जाएगा एक, देखो, देखो, ये आपका आ जाएगा, थीटा चेंज होता जा रहा है पूरा और आर भी चेंज होता जा रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे आर और थीटा, आर और थीटा वेरी करता जा रहा है, ये रहा। ठीक है, आपका, तो ये कैसा मिल गया आपको? ये मिल गया आपको एक टाइप का सेमी डिस्क। ठीक है, एक टाइप का ये आपको सेमी डिस्क मिल जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका फाई कांस्टेंट के लिए। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपको एक वेक्टर गिवन है, आ, जैसे कार्टेशियन में मान लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे आप लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू दी अदर। ठीक है, तो मान लीजिए आपको ए वेक्टर गिवन है कार्टेशियन में, ए एक्स एक्स कैप, ए वाई वाई कैप, ए जेड जेड कैप, और आपको इसको कन्वर्ट करना है, ए इज इक्वल टू ए आर आर कैप, ए थीटा थीटा कैप, ए फाई फाई कैप। क्लियर है? तो अब अब देखो, हम लिख सकते हैं ए आर है ना, ए आर चाहिए आपको, तो ए आर को कैसे लिख सकते हो आप? ए आर को लिख सकते हो ए वेक्टर ए इंटू आर कैप। अगर वेक्टर ए की आर कैप से डॉट प्रोडक्ट करो तो आर कैप आर वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें मैं आर कैप से मल्टीप्लाई करूं, आर कैप से डॉट प्रोडक्ट लूं इस पूरे का, तो क्या बचेगा? सिर्फ ए आर ही तो बचेगा, क्योंकि आर कैप डॉट थीटा कैप जीरो, आर कैप डॉट फाई कैप जीरो, तो सिर्फ ए आर बचेगा। ठीक है, अब देखो, अब ए वेक्टर ये कार्टेशियन वाला रख दो यहाँ पे, तो आपके पास आ जाएगा ए एक्स एक्स कैप डॉट आर कैप प्लस ए वाई कैप, ए वाई वाई कैप डॉट आर कैप प्लस ए जेड जेड कैप डॉट आर कैप। ऐसे ही ए थीटा लिखोगे तो वेक्टर ए इंटू थीटा कैप, तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा, एक्स कैप डॉट थीटा कैप, वाई कैप डॉट थीटा कैप, जेड कैप डॉट थीटा कैप। ऐसे ही ए फाई लिख दोगे, फाई कैप, वेक्टर ए इंटू फाई कैप, तो ए एक्स एक्स कैप डॉट फाई कैप, ए वाई वाई कैप डॉट फाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप डॉट फाई कैप। ठीक है, तो अब आपको एंगल निकालना है। ठीक है, अब देखो एक्स कैप
और आर कैप में कितना एंगल है। तो सबसे पहले तो जेड कैप और आर कैप में देख लें कितने एंगल है। देखो, अगर यहाँ देखो, जो पहली फिगर थी ये, तो ये जेड कैप है और ये आर कैप है। इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो जेड कैप डॉट आर कैप कितना मिलेगा मुझे, मोड ऑफ जेड मोड ऑफ आर इंटू कोस ऑफ थीटा। ये यूनिट वेक्टर है 1, ये यूनिट वेक्टर है 1 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है। ऐसे ही जब आर कैप और फाई कैप में निकालूंगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल आर कैप ये डायरेक्शन है और फाई कैप, सॉरी, आर कैप ये डायरेक्शन हो गई और फाई कैप आपकी ये डायरेक्शन हो गई ऐसे वाली। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल लगा, साइन थीटा कोस फाई। जैसे यहाँ पे कोस थीटा आया ना, ऐसे ही जो जो इनके बीच में एंगल थे, ये याद करने का तरीका है। क्योंकि 3D 2D को 3D में इमेजिन कर पाना बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो ये चीज याद रख लो कि जो जो एंगल तुमने यहाँ पे लिखे थे ना एक्स वाई जेड में, वही वही आर कैप और एक्स कैप के बीच में एंगल होंगे। ठीक है। और उसके लिए फिर दूसरा तरीका बताता हूँ। ठीक है। तो कहाँ थे, यहाँ लिख रहे थे। तो ये आपका आ जाएगा ए, ए आर कितना हो जाएगा, ए आर हो जाएगा अ, कितना बताया था, एक्स और उसके लिए बीच में साइन थीटा कॉस फाई। तो ए एक्स साइन थीटा कोस फाई प्लस ए वाई साइन थीटा साइन फाई प्लस ए जेड कॉस थीटा। ऐसे ही ए थीटा को लिखोगे। अब जब ए थीटा लिख रहे होगे, तो ए थीटा परपेंडिकुलर है ए आर के। तो परपेंडिकुलर और चेंज क्या हो रहा है, चेंज सिर्फ थीटा में आ रहा है। ठीक है, जब कर रहे हो। ठीक है। तो जहां जहां थीटा है वहां क्या कर दोगे, 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा। तो ए एक्स कोस थीटा कोस फाई ए वाई कोस थीटा साइन फाई कोस 90 प्लस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है। ऐसे ही ए फाई लिखोगे। अब इसमें फाई है, तो यहाँ पे 90 प्लस फाई कर दोगे। ठीक है। क्योंकि आर थीटा और फाई 90 डिग्री का एंगल्स बनाते हैं। ठीक है। तो ए एक्स कोस थीटा, अच्छा ये एक्स वाई प्लेन पे है, तो यहाँ पे थीटा इसके मोड से डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा साइन 90 प्लस फाइव और कॉस 90 प्लस फाइव साइन फाइव माइनस का साइन फाइव, जस्ट सेकेंड, माइनस ए एक्स साइन फाइव और साइन 90 प्लस फाइव कॉस फाइव ए वाई कॉस फाइव। ठीक है। ये आपका ए आर ए थीटा और ए फाई आ गई। ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया हो, तो एक और तरीका है आर थीटा और फाई क्या निकालने के लिए। देखो, आर कैप को आप लिख सकते हो
देखो, वेक्टर आर को क्या लिख सकते हो? ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आए तो यहाँ से देख लेना, है ना? अगर ये आ गया तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। एक ऑल्टरनेट तरीका है निकालने का। वेक्टर आर को लिखते हैं आर इंटू आर कैप। ठीक है। और वेक्टर आर को लिख सकते हैं एक्स एक्स कैप, वाई वाई कैप, जेड जेड कैप। ये किसके इक्वल है? आर इंटू आर कैप के। तो आर इंटू आर कैप, एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दो जो हमने निकाली थी वहां पे। आर साइन थीटा कोस फाई प्लस आर साइन थीटा साइन फाई, आई कैप जे कैप आर कोस थीटा की कैप। एक्स कैप वाई कैप जेड कैप भी लिख सकते हो, है ना? चाहो तो वो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, कोई फर्क नहीं, दोनों सेम है। दोनों नोटेशन में कोई फर्क नहीं। अब देखो, ये आर, ये आर, ये आर, इस आर से कैंसिल आउट। तो आर कैप तुम्हारे पास क्या आ गया? साइन थीटा कोस फाई एक्स कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई वाई कैप प्लस कोस थीटा जेड कैप। क्लियर है? अब थीटा कैप आ गया, थीटा कैप निकालना है। तो थीटा कैप होता है आपका डी आर कैप बाई डी टी। देखो यहाँ देखो, थीटा कैप को लिखते हैं डी आर बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई इसका मोड। ठीक है। और फाई कैप को लिख सकते हैं। ठीक है, ये याद करने के लिए है सिर्फ। ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बताया है बस याद करने के लिए तुमको बता रहा हूँ। ठीक है, तो करो। साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, कोस थीटा कोस फाई एक्स कैप माइनस, नहीं प्लस ही होगा ना, कोस थीटा साइन फाई वाई कैप प्लस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा जेड कैप। फाई कैप निकालोगे तो फाई कैप का प्रोडक्ट होगा, ये जब करोगे ना मोड, डी आर बाई डी थीटा ये बनाएगा। ठीक है, इस केस में ये आएगा आपका पास कोस थीटा। करके देख लेंगे, है ना? तो ये आपका होगा, डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का साइन फाई एक्स कैप प्लस कोस फाई वाई कैप। तो अब जो आपको अगर इजीली करना है वो, ठीक है, तो ये पूछ भी लेते हैं कभी कभी ना, एक्स वाई जेड को। ठीक है, कन्वर्ट करने एक आधा क्वेश्चन में एंड में दिखा भी दूंगा आपको करा के। ठीक है, कैसे करना है। तो आप एक मैट्रिक्स बना सकते हो, यहाँ पे आर कैप थीटा कैप और फाई कैप लिखो। ठीक है, ये आपकी कन्वर्जन मैट्रिक्स हो जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा? साइन थीटा कोस फाई साइन थीटा साइन फाई कोस थीटा। यहाँ पे क्या आएगा? कोस थीटा कोस फाई कोस थीटा साइन फाई माइनस साइन थीटा
यहाँ पे आपका आएगा 0, नहीं, -sin φ cos φ 0। और ये आ जाएगा यहाँ पर आई जे, एक्स कैप वाई कैप जे कैप। आर कैप थीटा कैप फाई कैप। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स लिख देना। ठीक है, साइन थीटा कोस फाई, साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस फाई कॉस थीटा साइन फाई माइनस साइन थीटा माइनस साइन फाई कॉस फाई 0। और यहाँ पे एक्स कैप वाई कैप जे कैप, ये निकाल सकते हो इजीली। अब अगर ये आर कैप निकालना हो और आई जे के दिए हो तो, अगर एक्स कैप वाई कैप जेड कैप निकालने हो तो इसका इन्वर्स ले लेना मैट्रिक्स का। ठीक है, और लिख देना इसका इन्वर्स होता है साइन थीटा कॉस फाई कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा साइन फाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0। आर कैप थीटा कैप फाई कैप। ठीक है, देखो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये जो मैट्रिक्स आई है, ये आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। तो इसमें क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में अगर उसका इन्वर्स निकालना है तो उसका ट्रांसपोज ही उसका इन्वर्स होता है। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज ले लेना, यही आ जाएगा। क्लियर है? चलो तो आज यही देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम करेंगे। ठीक है, मतलब अभी आपका स्फेरिकल पोलर करा दिया है, नेक्स्ट क्लास में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम करा के और फिर इसको अ, इनके डाइवर्जेंस ग्रेडियंट और कर्ल देखेंगे डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखाए जाते हैं। ओके, थैंक यू।